दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, मतलब डी और एफ ब्लॉक के तत्व, अध्याय संख्या 8। इसको अपन अध्ययन करेंगे आज के इस लेक्चर में। और इस वाले चैप्टर के जो MCQs है उस टाइप के क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने LCP केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो जाता है उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए, उसके लिए आपको ये घंटी वाले आइकन को भी क्लिक करना है। और अगर आपको नोट्स चाहिए, जो भी यहाँ पर एवरी जो लेक्चर है, प्रत्येक अगर लेक्चर के आपको नोट्स चाहिए PDF फॉर्मेट में, तो उसके लिए आप LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हो। तो यहाँ से इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर अगर मैसेज सेंड करोगे तो यहाँ से आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स है वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर LCP केमिस्ट्री हब को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। और यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैंने मेंशन कर रखे, सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट चैप्टर का आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा और साथ में आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। संक्रमण श्रेणी धातुओं का विशिष्ट गुण है। मतलब पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो डी ब्लॉक के तत्व है आप उनको कौन सा तत्व बोलते हो? संक्रमण तत्व बोलते हो। संक्रमण तत्व क्यों बोलते हो? तो यहाँ पर मैं आपको पहले परिभाषा बता देता हूं। संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी परमाणुक अथवा आयनिक अवस्था में डी कक्षक में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है, उसी को कौन सा बोलते हो आप? संक्रमण तत्व बोलते हो। मतलब कोई भी ऐसा तत्व जिसकी आयनिक अथवा परमाणुक अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है डी कक्षक में, तो वो कौन सा तत्व कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, संक्रमण श्रेणी धातुओं का विशिष्ट गुण है। पहला ऑप्शन देखिए, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते। ये कथन सही है, क्योंकि जो भी संक्रमण तत्व होते हैं वो कौन सी अवस्था प्रदर्शित करते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि जो भी संक्रमण तत्व है उनके NS व N-1D कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है। तो ये वाला सवाल आपके 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, कारण दीजिए। तो कारण क्या हो जाएगा? संक्रमण तत्वों में NS व N-1D कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, ये सभी धातु उत्प्रेरक का कार्य करते। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। मतलब संक्रमण तत्व है किसका काम करते हैं? उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक का काम क्यों करते हैं? क्योंकि संक्रमण तत्वों के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, जिसके कारण वो पृष्ठ सतह उपलब्ध कराते हैं और साथ में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। तीसरा देखिए, ये रंगीन यौगिक बनाती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी अगर मान लीजिए यौगिक कैसा है, रंगीन है, तो उसके पीछे एक ही लॉजिक है कि उसमें एक कम से कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी भी यौगिक में उपस्थित है तो वो हमेशा कौन सा यौगिक बनाते हैं? रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो तीनों कथन सही है। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? उपयुक्त सभी। मतलब संक्रमण श्रेणी के जो तत्व है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण भी अवस्था प्रदर्शित करते, उत्प्रेरक का काम करते और रंगीन यौगिकों का निर्माण करते। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल यौगिक का मतलब है कॉम्प्लेक्स। तो जो भी संक्रमण तत्व है वो कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते या संकुल यौगिक बनाते, क्योंकि क्या क्या उनके अंदर ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण संक्रमण तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण कर देते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, रिक्त कक्षकों की उपलब्धता होती है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि संक्रमण तत्वों में N-1D रिक्त कक्षक क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, धातु आयनों का आकार छोटा होता है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। मतलब जो भी संक्रमण तत्व है इनके जो धातु है उनका परमाणविक आकार क्या होता है? छोटा होता है। तीसरा देखिए,
परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जितने भी संक्रमण तत्व है उनमें NS व N-1D कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण वो क्या करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए, उपयुक्त सभी। तो यहां से भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब देखो यहां से आपके क्वेश्चन 1 नंबर में कैसे पूछ सकते हैं, संक्रमण तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, कारण लिखिए। तो आपको ये तीनों कारण लिखना है वहां पर। मतलब संक्रमण तत्वों में रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति होती है, संक्रमण धातुओं का आयनों का आकार छोटा होता है, और संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा तत्व डी ब्लॉक तत्व तो है किंतु संक्रमण धातु नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। तो आपको एक बात तो हमेशा ये ध्यान रखनी है कि जितने भी संक्रमण तत्व है, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं कि जितने भी संक्रमण तत्व है, सभी के सभी जो संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, सभी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, सभी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो मतलब यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, सारांश क्या निकल रहा है कि जितने भी संक्रमण तत्व होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, डी ब्लॉक के तत्व होंगे। लेकिन इसका ऑपोजिट सत्य नहीं है। मतलब ये वाला तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वत्रिक सत्य। लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व ये आवश्यक नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या, कि सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते, परंतु सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अब कौन कौन से तत्व है जो संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आते, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है वर्ग संख्या 12। कौन से वर्ग की बात करूंगा मैं, वर्ग संख्या 12। और 12वें वर्ग में कौन कौन से सदस्य आते, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो जिंक आता है, एक कैडमियम आता है, और एक और आता है मरकरी। तो ये 3 तत्व ध्यान रखने जो वर्ग संख्या 12 में आते, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों के तीनों तत्व डी ब्लॉक के तो तत्व है। तीनों के तीनों तत्व किसकी होती है, डी ब्लॉक के तत्व है, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं होती है। ये तीनों के तीनों कौन से तत्व नहीं होते, संक्रमण तत्व नहीं होते। और कारण मैंने पहले बता दिया, संक्रमण तत्व किनको बोलते हो, वे तत्व जिनके परमाणुक अथवा आयनिक अवस्था में डी कक्षक में कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अगर आपको डी ब्लॉक का कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानना है कि डी ब्लॉक की कितनी श्रेणियां होती है, कितने तत्व होते हैं, कौन सी श्रेणी में कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल सर्च करके प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व की प्लेलिस्ट है, उसमें ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है डी एवं एफ ब्लॉक का। तो वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर आप कंप्लीट डी और एफ ब्लॉक तत्व के अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा, कौन सा तत्व है, डी ब्लॉक तत्व तो है किंतु संक्रमण धातु नहीं है। तो वहां पर देख लीजिए 3 ही तत्व है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, और ऑप्शन में कौन सा गिवन है आपको, जिंक। तो ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीनिंग ये वाला डी ब्लॉक का तत्व तो होता है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में अनुचुंबकीय यौगिक है। मतलब ऐसा कौन सा यौगिक है जो अनुचुंबकीय होगा। जो भी आपको ये गिवन है इनमें से आपको क्या करना है, अनुचुंबकीय यौगिक को पहचान करना है। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लीजिए कोई भी यौगिक और उसमें क्या उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कौन सा इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जिसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय प्रकृति होगी। कौन सी प्रकृति का होगा वो, अनुचुंबकीय। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो खुद किसका काम करता है, एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और जो भी अनुचुंबकीय होगा उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो यौगिक कैसा होगा, रंगीन यौगिक होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर मान लीजिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, अनुपस्थित है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सभी कौन सी अवस्था में आ रहे, युग्मित अवस्था में आ रहे हैं। तो जब भी युग्मित अवस्था में आ रहा है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। कौन सी प्रकृति का होगा, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होगी, यहां से ये हो जाएगा कि ऐसे यौगिक या ऐसे तत्व जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय कहलाते। ऐसा कब होगा,
ऐसा कब संभव है? जब जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में हो? युग्मित अवस्था में हो। और ऐसे यौगिक कैसे होते? रंगहीन होते। तो प्रतिचुंबकीय वाले कैसे होती है? रंगीन। अनुचुंबकीय वाले कैसे होती है? रंगीन। प्रतिचुंबकीय कब होगा? जब जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सभी इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में हो? युग्मित अवस्था में। और अनुचुंबकीय कब होंगे? जब इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में होंगे? अयुग्मित अवस्था में होंगे। मतलब अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अनुचुंबकीय और रंगीन होगा। और जब जितने भी इलेक्ट्रॉन अगर वो युग्मित अवस्था में उपस्थित है तो उसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी। कैसा होगा? रंगीन होगा। अब यहां से जो आपको सवाल दे रखा है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यहाँ पर इसने डायरेक्ट आयन नहीं दिए हैं, यौगिक बनाकर दिए। तो आपको यौगिक में से उनकी ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर बताना होगा। पहला देखिए, जैसे मैं मेंशन करता हूं कॉपर क्लोराइड। पहला वाला एग्जांपल कौन सा है? ये लीजिए, इसको सोल्व करते हैं। कॉपर क्लोराइड मीनिंग CuCl। सेकंड वाला कंपाउंड मेंशन करके रखा है, कौन सा है? AgNO3। तो ये लीजिए सेकंड वाला मेंशन कर देता हूं मैं। सेकंड वाला कंपाउंड कौन सा है? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। और थर्ड वाला कंपाउंड मेंशन है आयरन सल्फेट मीनिंग हो गया FeSO4। और लास्ट वाला जो कंपाउंड आपको गिवन है ये वाला कंपाउंड कौन सा है? जिंक क्लोराइड मीनिंग ZnCl2। अब यहां से आपको डी ब्लॉक के तत्व से डील करना, तो डी ब्लॉक के तत्व है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख दीजिए। तो कॉपर यहां पर कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में? कॉपर +1 में। सिल्वर कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में? Ag+1 में आएगा। आयरन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में? आयरन +2 में आएगा। और जिंक कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में? जिंक +2 में। अब अगर आपको ये पता चल गया तो अब आप इनका क्या करना, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखती हो डी ब्लॉक के तत्वों का? इसको अगर आपको डिटेल के अंदर इसका अध्ययन करना है तो प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाकर डी और एफ ब्लॉक के तत्व प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। वहां पर वीडियो अपलोड है, उसको आप इजीली सीन कर सकते हो। तो यहां पर कॉपर की बात करूं तो कॉपर के लिए आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर के लिए क्या हो जाएगा? तो इसके लिए होता है 3d10 और 4s1 होता है, क्योंकि कॉपर का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है 29। अब यहाँ पर कौन सी अवस्था में? +1 में। तो इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर जाता है? सबसे पहले 4s से और उसके बाद में 3d से इलेक्ट्रॉन को बाहर करना, मतलब पहले ns से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा डी ब्लॉक में और उसके बाद में n-1d से। तो +1 है। प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन का दान करता है तभी क्या आता है? प्लस आता है। तो +1 है तो यहां से क्या करना पड़ेगा आपको? एक इलेक्ट्रॉन उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। s से जाएगा तो यहाँ पर s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, कितना बन जाएगा? 0। डी के अंदर कितने कक्षक होते हैं? 5। और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो 5 में कितने आ जाएंगे? 10। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया? 0। मतलब n इक्वल टू क्या हो गया? 0। n का मतलब क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर कितनी हो गई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या? 0 हो गई। और जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो उस वाली कंडीशन में कैसा हो जाएगा? ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। और आपसे कौन सा पूछा है सवाल में? निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय यौगिक, अनुचुंबकीय पूछा तो ये अनुचुंबकीय नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिए इसके बाद में, फिर नेक्स्ट वाला आपको जो कंपाउंड गिवन है ये कौन सा है? सिल्वर एंड नाइट्राइट मीनिंग AgNO3। सिल्वर होता है वो 4d का श्रेणी का क्या होता है? तत्व होता है। कौन सी श्रेणी का होता है? 4d श्रेणी का तत्व होता है। तो यहां पर देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है? 4d श्रेणी का तत्व है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बन जाएगा? 4d10 और 5s1 बन जाएगा, क्योंकि कॉपर के जस्ट नीचे आता है कॉपर, सिल्वर और सबसे लास्ट में कौन आता है? गोल्ड आता है। सबसे लास्ट में कौन आता है? गोल्ड आता है। तो यहां पर देखिए अब यहां पर भी कौन सी अवस्था में? +1 में। तो इससे भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना रह जाएगा? 4d0 रह जाएगा, क्योंकि +1 में है तो यहां से ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला जाएगा। जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा 4d में कितना आ गया? 10। तो यहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? 0। नेक्स्ट वाला देखिए आयरन +2। तो आयरन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आयरन का? तो यहां पर मेंशन करता हूं मैं, आयरन का होता है 3d6 4s2 होता है। तो यहां पर कौन सी अवस्था में? +2 में। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने, 2 इलेक्ट्रॉन किसे जाएंगे? s कक्षक से जाएंगे। तो s कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अब यहां पर देखिए 3d में कितना है? 6।
और डी के अंदर नंबर कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, ये लीजिए मैंने डी में कितने कक्षक बना दिए? 5 कक्षक। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं मेरे को? 6। तो ये लीजिए 1 2 3 4 5 और ये लीजिए 6। तो यहां पर n की संख्या कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4। मतलब इसके लिए जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? n = 4। और जहां पर भी n की वैल्यू अगर 1 भी आ जाती है तो वो कौन सी प्रकृति का हो जाता है? अनुचुंबकीय प्रकृति का हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? FeSO4 वाला। नेक्स्ट वाला भी देख लीजिए। जिंक, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30 होता है। और जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 3d10 4s2 होता है। कौन सी अवस्था में दे रखा है? +2 में। कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो वापिस से s क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और जैसे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिल करोगे, यहाँ पर डी के अंदर कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 5। तो ये लीजिए मैंने कक्षक बना दिए 5। और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको? 10 इलेक्ट्रॉन। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए। 1 2 3 4 और 5। जब प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है तो फिर आप इलेक्ट्रॉन की क्या करवा सकते हो? युग्मन करा सकते हो। तो ये लीजिए छठा इलेक्ट्रॉन, 7 8 9 और 10। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितनी उपस्थित हो सकती है? 10। और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है सभी के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में। तो इसके लिए भी n की वैल्यू कितनी हो गई? 0। और n की वैल्यू 0 होती है कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। कौन सा पूछा था? अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आयरन सल्फेट वाला करेक्ट हो जाएगा। मीनिंग यहाँ से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं? तो एक बात आपको हमेशा यहां से ध्यान रखनी है, क्या? अगर आप डी ब्लॉक के बारे में बात कर रही हो, किसके कौन से ब्लॉक के बारे में? डी ब्लॉक के तत्व के लिए। तो डी ब्लॉक के तत्व के लिए जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, एमओस का मतलब क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? n-1 डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस ns में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ns में या ns कक्षक में, करेक्ट लिख सकते हो आप इसको, ns कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी डी ब्लॉक के तत्वों की अगर आपको अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या पता करना है तो उसका ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या बनता है? सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला, मतलब जो भी आपको डी ब्लॉक का कोई भी तत्व दिया गया है तो उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था आप कैसे पता करते हो? उसके n-1 डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस ns कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर दोनों का आप योग कर देते हो तो वही उसकी क्या होती है? अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जैसे एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मैंगनीज का उदाहरण लिया है मैंने, Mn, परमाणु क्रमांक होता है इसका 25 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन, मतलब उत्कृष्ट गैस आ जाती है 18 तक। तो इसके बाद में आता है 3d5 और यहाँ पर क्या आता है? 4s2 होता है। अब अगर आपको ये पूछ लिया कि मैंगनीज है, इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था के लिए क्या सूत्र लिखा है? n-1 डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या और ns कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ns, तो n की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो ns में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। और n-1 डी मतलब 4-1 की तो कौन सा हो जाएगा? 3d हो जाएगा। तो 3d में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5। तो यहां पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, तो मैंगनीज के लिए अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी हो जाएगी? n-1 डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? 5 प्लस ns कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ns में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? 2। तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी प्रदर्शित करेगा? 7। मतलब मैंगनीज है वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है? +7। तो यहां से वो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं? ns इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, लेकिन ns के साथ साथ कौन से होते हैं? n-1 डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होते हैं। मतलब ये करेक्ट आंसर नहीं है। n+1 डी इलेक्ट्रॉन, ये रॉन्ग हो गया। n+1 डी तो मुक्त ही नहीं होता, n-1 डी इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है।
N-1d इलेक्ट्रॉन, ये भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन ये कंप्लीट करेक्ट नहीं है, क्योंकि N-1d इलेक्ट्रॉन के साथ Ns इलेक्ट्रॉन भी क्या होती है, मुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 Ns इलेक्ट्रॉन प्लस N-1d इलेक्ट्रॉन, ये करेक्ट आंसर है। यहां पर Ns और N-1d इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग होता है, वही किसी भी संक्रमण तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संक्रमण धातु जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करती है, मतलब यहां पर आपको ये 4 ऑप्शन दे रखी है, और इन ऑप्शन में से आपको उस संक्रमण धातु को या उस डी ब्लॉक के तत्व को क्लिक करना है जो क्या नहीं करती है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करती है। तो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो 12वां वर्ग होता है डी ब्लॉक के अंदर, कौन से वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, 12वें वर्ग की। और 12वें वर्ग में कौन कौन से तत्व आए थे आपके, जिंक था, कैडमियम था, और इसके साथ कौन था, मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों की जो स्थायी या स्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है, +2 होती है। मतलब इनकी ऑक्सीकरण अवस्था एक ही होती है, और वो कौन सी होती है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। मतलब जिंक, कैडमियम और मरकरी है वो सामान्यतः परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसके साथ एक और तत्व ध्यान रखना, स्कैंडियम Sc, परमाणु क्रमांक होता है इसका 21, और ये भी केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, कौन सी, +3। यहाँ पर स्कैंडियम है वो तो उसकी एक ही ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3, और जिंक, कैडमियम, मरकरी की जो स्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है, +2 होती है। मतलब ये ऐसी तत्व है जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते। तो देखिए यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संक्रमण धातु जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करती है, टाइटेनियम, वैनेडियम, आयरन और जिंक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जिंक, कैडमियम, मरकरी +2 प्रदर्शित करते हैं, और साथ में ध्यान रखना स्कैंडियम ओनली +3 प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट वाला देखिए, दुर्बल मृदा तत्व कहलाते, ये डायरेक्ट आ सकता है सवाल, बड़ा इंपोर्टेंट है, दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पहली बात तो एफ ब्लॉक के जो तत्व है उनको आप क्या बोलते हो, दुर्बल मृदा तत्व है। और एफ ब्लॉक में भी 2 श्रेणियां होती है, एक तो लेंथेनाइड होती है, दूसरी कौन सी होती है, एक्टिनाइड श्रेणी होती है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कौन सी श्रेणी है वो कहां से बिलोंग करती है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास कौन से ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, एफ ब्लॉक की बात कर रहा हूं। तो एफ ब्लॉक में 2 श्रेणियां होती है, एक तो लेंथेनाइड श्रेणी और ये कौन सी होती है, एक्टिनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी को प्रदर्शित करते हो Ln से, और एक्टिनाइड श्रेणी को प्रदर्शित करते हो Ac से। ध्यान क्या रखना है, लेंथेनाइड श्रेणी तो आपकी स्टार्ट होती है परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक, और जो ये आपके एक्टिनाइड श्रेणी है ये स्टार्ट होती है परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक। तो यहाँ पर जो दुर्लभ मृदा तत्व एफ ब्लॉक की कौन सी श्रेणी कहलाती है, तो हमेशा ध्यान रखना लेंथेनाइड श्रेणी है, आप उसी को कौन से तत्व बोलते हो, दुर्लभ मृदा तत्व। डी ब्लॉक के तत्व को आपने क्या बोला था, संक्रमण तत्व है। और एफ ब्लॉक के जो लेंथेनाइड श्रेणी है उसको क्या बोलते हो, दुर्लभ मृदा तत्व। और दुर्लभ मृदा तत्व क्यों कहते हो, राइट डाउन कर सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो तो, क्योंकि लेंथेनाइड श्रेणी को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं क्योंकि भू प्रॉपर्टी में ये तत्व अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है। तो इसका एक रीजन है कि भू प्रॉपर्टी में ये जो एफ ब्लॉक के तत्व है अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं, इसीलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। कौन से कहते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं लेंथेनाइड श्रेणी के लिए स्पेशली। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखिए, निम्न तत्वों में से लेंथेनाइड तत्व है, मतलब यहां पर जो आपको 4 तत्व दे रखे इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो कौन सा होगा आपके लिए लेंथेनाइड श्रेणी का होगा। तो इसके लिए आपको डी ब्लॉक का जो लेक्चर है वो वहां पर आप देख सकते हो, वहां पर जो भी डी और एफ ब्लॉक के तत्व है कंप्लीटली वहां पर एक्सप्लेन है। तो यहाँ पर ये देखना, जिरकोनियम है ये तो संक्रमण तत्व हो गया, एक्टिनियम है ये एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व हो गया, मतलब ये आपके लेंथेनाइड तत्व नहीं है। उसके बाद में सीरियम, यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक होता है 58, और अभी आपने बोला कि लेंथेनाइड श्रेणी है वो कहां से स्टार्ट होती है, 58 से लेकर 71 तक। सीरियम का परमाणु क्रमांक होता है 58, तो मतलब लेंथेनाइड श्रेणी का तत्व कौन सा हो जाएगा, सीरियम हो जाएगा, Ce, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 58। और ये कौन सा आपके रेडियम, ये आपके एस ब्लॉक का तत्व है, मतलब ये आपके
लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व नहीं है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में मेंशन कर रखा है निम्न में से रंगहीन आयन है। मतलब आपकी बार कौन सा आयन पूछा? रंगहीन। और मैंने आपको स्टार्टिंग में हिंट दे दिया था क्या? रंगहीन आयन कौन सा होगा? प्रति चुंबकीय वाला। रंगहीन आयन कौन सा होगा? प्रति चुंबकीय वाला। मतलब जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य होगी वही क्या होगा? रंगहीन आयन होगा। तो पहला दे रखा है कॉपर +1, फिर कॉपर +2, फिर निकल +2 और उसके बाद में आयरन +3। तो इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले की बात करता हूं मैं कॉपर +1। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? सबसे पहले आर्गन पुट करोगे जिसने 18 तक परमाणु क्रमांक कवर कर लिया है। उसके बाद में 3D और उसके बाद में कौन आएगा? 4s। कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3D10 होता है। 4s में कितना होता है? 1 होता है। लेकिन +1 के फॉर्म में तो कितना इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा आपको? +1 के लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन हट गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसका EC कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कॉपर +2 की बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होगा। यहाँ पर 3D10 और यहाँ पर क्या होगा? 4s1 होता है। लेकिन +2 में कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? एक तो s से और एक d से। तो यहाँ पर देखिए EC क्या बन जाएगा? 4s में तो 0 बन जाएगा और 3D में क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका EC क्या हो जाएगा? +2 वाले का 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट वाला देखिए कौन सा मेंशन कर रखा था? निकिल +2। तो यहाँ पर हम निकिल +2 देखते। ये लीजिए निकिल +2। निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 28 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? सबसे पहले आर्गन को पुट करोगे, 18 तक कवर कर लिया, फिर 3D और उसके बाद में 4s। 3D में 8 होता है और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कब की बात है? जब निकल है वो उदासीन होता है। लेकिन यहाँ पर कौन सी अवस्था में? +2 में। तो 2 इलेक्ट्रॉन को उठाना है। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? s से जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर s में कितना बन जाएगा? 4s 0 बन जाएगा। लास्ट वाला मेंशन कर रखा आयरन +3। आयरन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर आप बात करो तो आर्गन के बाद में 3D 6 और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में? +3 में। तो +3 में है तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन का दान करना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन तो s से चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? d से। इसी क्या बन जाएगा? 3D में तो 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और s में कितना रह जाएगा? 0। अब आपको अगर रंगहीन का पता करना है तो रंगहीन के लिए आपको एक ही बात ध्यान रखनी है और वो वाली बात क्या है कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो, मतलब n की वैल्यू अगर 0 हो तो वह कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय के साथ साथ रंगहीन होता है। तो कॉपर में देखिए 3D में 5 कक्षक कर कितने इलेक्ट्रॉन? 10 है। तो सभी के सभी कैसे होगी? युग्मित हो गए। तो ये वाला कैसा हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो गया। कौन सा हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। 3D9। तो 3D9 अगर आप कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरकर देखोगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी? 1। तो मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये प्रतिचुंबकीय नहीं है। कौन सा हो जाएगा? अनुचुंबकीय। 3D8। तो 8 अगर यहाँ पर आ रही है तो 5 कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन तो पहले एक भर दिया और उसके बाद में 3 इलेक्ट्रॉन और आप भर दोगे तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। भरकर देख लेना इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को d कक्षक में। तो यहाँ पर n = 2 है। जब भी n की वैल्यू 1 भी आ जाती है तो कैसा होता है? अनुचुंबकीय। तो यहाँ पर 2 आई है तो कौन सा हो गया? अनुचुंबकीय। लास्ट वाला देखिए आयरन +3। 3D में कितने? 5। डी के अंदर कितने कक्षक होते हैं? 5। तो 5 कक्षक में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरोगे तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आयरन +3 के लिए 5। तो मतलब ये भी कैसा हो जाएगा? अनुचुंबकीय। तो आपसे ये पूछा था कौन सा? रंगीन। तो प्रतिचुंबकीय वाला कैसा होता है? रंगीन। कौन सा हो जाएगा? कॉपर +1 हो जाएगा। तो ये लीजिए यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपके लिए? कॉपर +1 आपका कैसा होगा? रंगीन होगा। रंगीन होने का रीजन क्या आ गया? क्योंकि ये कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। साथ में आपको यहां से एक और बात बता देता हूं मैं। चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित करते हो म्यू से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है √n+1। तो ये वाला फॉर्मूला होता है किसके लिए? चुंबकीय आघूर्ण के लिए। तो चुंबकीय आघूर्ण का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला एक बार वापिस ही देखिए। म्यू = n+2। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है म्यू √n n+2। और इसका जो मात्रक क्या होता है? बोर मैग्नेटोन होता है।
तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि चुंबकीय आघूर्ण किसका ज्यादा होगा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ से रिलेशन आ रहा है कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही अधिक होगा। तो अगर आपसे यहाँ पर यह पूछ लेता कि इनमें सबसे अधिक चुंबकीय आघूर्ण किसका होता, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर +2 में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, Na+2 में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, आयरन +3 में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5। तो यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज्यादा किसका होगा, आयरन +3 का होगा, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √n ब्रैकेट n+2 और मात्रा क्या होता है, बोर मैग्नेटोन होता है। और यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण समानुपाती होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो इस टाइप से भी सवाल बना सकता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल गई तो आप वहां से इजिली चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, लैंथेनाइड निम्न ऋणायन के साथ संकुल बनाते हैं, मतलब ऐसा कौन सा ऋणायन है जिसके साथ क्या बनाएंगे, संकुल बनाएंगे। तो सीधी सी बात है, लैंथेनाइड में क्या होती है, धात्विक होती है, और धातु है वो किसके साथ संयोजित होती है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ। तो जिसकी विद्युत ऋणता सर्वाधिक है उसी के साथ जो लैंथेनाइड तत्व है वो संकुल का निर्माण करते हैं। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, आवर्त सारणी में फ्लोरीन की होती है। तो यहाँ पर कौन सा ऋणायन हो जाएगा, F-1 ऋणायन के साथ लैंथेनाइड तत्व संकुल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, लैंथेनाइड के परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ परमाणुीय त्रिज्या में कमी होती है किंतु अपवाद। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसको आप बोलते हो लैंथेनाइड संकुचन। क्या बोलते हैं इसको, लैंथेनाइड संकुचन। तो लैंथेनाइड संकुचन की परिभाषा यही होती है, पहले मैं आपको परिभाषा बता देता हूं। क्या परिभाषा होती है लैंथेनाइड संकुचन की, तो लैंथेनाइड संकुचन की परिभाषा ये होती है कि जब भी आप लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हो तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणुीय त्रिज्या में लगातार कमी आती है। इसी को क्या बोलते हो, लैंथेनाइड संकुचन बोलते हो। वापिस से रिपीट कर देता हूं मैं, लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणुीय त्रिज्या में लगातार कमी आती है। इसी को क्या बोलते हो, लैंथेनाइड संकुचन कहते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लैंथेनाइड जो संकुचन है ये किसके कारण होता है, लैंथेनाइड संकुचन में प्रभावी नाभिकीय आवेश वो क्या करता है, डोमिनेट हो जाता है, प्रभावी हो जाता है किस पर, परिरक्षण प्रभाव पर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि परिरक्षण प्रभाव पर प्रभावी कौन हो जाता है, जेड इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसके कारण क्या आती है, परमाणुीय त्रिज्या में कमी आती है। लेकिन यहाँ पर इसका अपवाद पूछा है, तो ये वाला क्वेश्चन है नीट के एग्जाम से बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीट और जो आईआईटी का एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहां से इसका अगर अपवाद की बात करें तो अपवाद आपको डायरेक्ट ध्यान रखना कौन सा, EU एंड YB। ये वाले ऐसे तत्व है जिनके अंदर लैंथेनाइड संकुचन है वो अप्लाई नहीं होता, ये इसके क्या एक्सेप्शन है। और डायरेक्ट ध्यान रखना कौन सा, EU एंड YB। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, लैंथेनाइड संकुचन के कारण बाद वाले जो लैंथेनाइड तत्वों में, मतलब एक बार मान लीजिए लैंथेनाइड संकुचन हो गया तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण जो बाद में आने वाले तत्व है या लैंथेनाइड है उनमें क्या क्या चेंजेस होने को मिलेगा, आयनन ऊर्जा अधिक हो जाती है। बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि जितना छोटा आकार होगा उसकी आयनन ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। और लैंथेनाइड संकुचन के कारण तो परमाणुीय त्रिज्या में कमी आती है, अर्थात आकार कम होता है। आकार कम हो गया तो आयनन ऊर्जा के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो पहला वाला करेक्ट है। दूसरा देखिए, घनत्व उच्च हो जाता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जितना ज्यादा छोटा आकार होगा तो उतना ही जो डेंसिटी क्या रहेगी, डेंस रहेगी, मतलब घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तीसरा देखिए, आयनिक त्रिज्या कम हो जाती है। जब परमाणुीय त्रिज्या में कमी आ रही है तो जब आयन बनाएगा तो आयनिक त्रिज्या में भी क्या आएगी, कमी आएगी। मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4। ये सभी तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण जो बाद वाले तत्व लैंथेनाइड तत्व है उनकी आयनन ऊर्जा अधिक हो जाती है, घनत्व अधिक हो जाता है और आयनिक त्रिज्या में कमी आ जाती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रखा है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यहां पर देखो इंपोर्टेंट है, बोला +7। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये बोले कि 3D श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, 3D श्रेणी में
अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? मैंगनीज। और कितनी होती है? +7 होती है। अगर मान लीजिए आपको 3D नहीं बोलता और यहां पर क्या बोल देता? एंटायर पीरियोडिक टेबल, मतलब संपूर्ण आवर्त सारणी में। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको केवल 3D का हिंट देकर पूछे तो वहां पर आपको ऑलवेज मैंगनीज करना है। कौन कितनी प्रदर्शित करता है? +7। अगर सवाल इस टाइप से आता है कि संपूर्ण आवर्त सारणी में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है, तो आपको ध्यान रखना ओस्मियम एंड रुथेनियम। कौन से एलिमेंट है? ओस्मियम, और ओस्मियम के साथ कौन है? रुथेनियम। और कितनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं? ये +8। अब आपसे सवाल में कौन सा पूछा था? +7। मतलब 3D श्रेणी की बात करा तो कितनी हो जाएगी? कौन सा हो जाएगा? मैंगनीज हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? मैंगनीज हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, बिल्कुल इजीली सोल्व कर लोगे। आयरन +2, तो आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सबसे पहले आर्गन को रखते हो जिसने 18 तक कवर कर लिया। उसके बाद में 3D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर आयनिक फॉर्म में कौन सा है? +2 है। कितने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले s कक्षक से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो मैं वापिस से मेंशन करता हूं उसको। ये लीजिए आपके पास आयरन +2, परमाणु क्रमांक इसका 26। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका आर्गन। उसके बाद में क्या आता है? 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके? 6। और फिर क्या होता है? 4s में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2। +2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 0। 3D में कितना रह गया? 6। अब आपको ये भी पता है कि D के अंदर कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं अलग वाली स्लाइड के अंदर। आयरन +2 के लिए क्या इसी आपको ऑब्टेन हुआ? इसका आर्गन, उसके बाद में 3D6 और 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन को उठाने के बाद में। तो D के अंदर नंबर ऑफ कक्षक कितना होता है? कक्षकों की संख्या होती है 5। तो ये लीजिए मैंने कितने कक्षक मेंशन कर दिए यहाँ पर? 5 कक्षक। कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं? 6। अलग कलर से मेंशन करता हूँ, इजीली अंडरस्टैंड होगा आपको। 1 2 3 4 5 और ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, मतलब n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 4 है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए आयरन +2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 4। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा यौगिक है जिनमें आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? 0 होगी। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, एक स्टेटमेंट आता है क्या कि जो डी ब्लॉक के तत्व है, अगर लिगेंड कौन सा हो? कार्बोनिल लिगेंड हो। कार्बोनिल लिगेंड का मीनिंग क्या होता है? CO। इसी को कौन सा लिगेंड बोलते हो? कार्बोनिल लिगेंड। तो अगर डी ब्लॉक का तत्व है केवल और केवल कार्बोनिल लिगेंड के साथ यौगिक बना रहा है तो उस वाली अवस्था में उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? 0 होती है। मतलब लिगेंड कौन सा आना चाहिए? लिगेंड केवल एक ही आना चाहिए। लिगेंड कौन सा आना चाहिए? कार्बोनिल। तभी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में आएगा? 0 में। तो यहाँ पर देखिए FeSO4 मतलब कार्बोनिल नहीं है तो यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। FeCO5 यहाँ पर आयरन तो क्या हो गया? संक्रमण तत्व आ गया। लिगेंड कौन सा है? कार्बोनिल है और कोई दूसरा लिगेंड उपस्थित नहीं है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी? 0 आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला में देख लीजिए साइनाइड लिगेंड आया है। इसके नेक्स्ट वाले में कौन सा आया? क्लोरीन और सल्फर आया है। तो यहाँ पर आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी संक्रमण तत्व है केवल और केवल कार्बोनिल लिगेंड के साथ संकुल का निर्माण कर रहा है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा कितनी होगी? 0 होगी। नेक्स्ट वाला देखिए, निम्नलिखित में से किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है? ये मैंने आपको पहले हिंट दे दिया। चुंबकीय आघूर्ण को किससे प्रदर्शित किया था आपने? म्यू से। किसके समानुपाती बोला था? एन के। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो यहाँ पर आप इजीली पता कर सकते हो। 4 आयरन आपको दे दिए, वेनेडियम +3 है, क्रोमियम +3 है, आयरन +3 और कोबाल्ट +3। ये वाला कौन सा? CO, स्मॉल o है यहाँ पर, कोबाल्ट +3। तो स्टार्टिंग के देखते हैं अपन, वेनेडियम +3 और क्रोमियम +3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ वेनेडियम +3 और सेकंड वाला कौन सा? क्रोमियम +3। वेनेडियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक? देखिए यहाँ पर अगर 3D श्रेणी की बात करूंगा तो स्किन टाई वाली, तो मीनिंग 21, 22 और ये 23। मीनिंग वेनेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 23।
और क्रोमियम का कितना होता है 24 होता है, क्योंकि वेनेडियम के जस्ट बाद में कौन आता है आपका क्रोमियम आता है, जिसका कितना होगा 24। डायरेक्ट भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं, आर्गन तो आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पर इसका एक्चुअल में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूंगा तो क्या हो जाएगा 3d3 और 4s में क्या हो जाएगा 2। क्रोमियम की बात करूंगा तो इसका कितना होता है एक्सेप्शन अपवाद है 3d5 होता है और 4s कितना होता है 1। कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं आपको यहाँ से, क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो s से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन किससे चला गया d से, तो यहाँ पर d में कितना रह जाएगा 3 और s में कितना रह जाएगा 0। बात करोगे वेनेडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं 3 इलेक्ट्रॉन कैसे हटाओगे, सबसे पहले s वाले से, 2 इलेक्ट्रॉन तो s से चला जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन किससे चला जाएगा d से, तो d में तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना रह गया 2 और s में कितना रह गया 0। नेक्स्ट वाले कौन से मेंशन कर रखिए, आयरन +3 और कोबाल्ट +3, इनको भी देखते हैं। ये लीजिए मैं मेंशन करता हूं आयरन +3, परमाणु क्रमांक कितना होता है आयरन का 26। आर्गन तो आपको मेंशन करना है, आर्गन के जस्ट बाद में क्या आएगा 3d6 आएगा और उसके बाद में क्या आ जाएगा 4s2 आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन हटाने, इसके साथ में एक और इसको भी साथ में ले लेते कोबाल्ट +3। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है 27 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 3d7 और 4s2। लेकिन यहाँ पर देखिए कौन सी अवस्था में +3 में 3 इलेक्ट्रॉन उठाओगे तो 2 तो s से चलेगी और एक कहां से चला जाएगा d से, तो d में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितनी रह गई 6 और इसमें कितना आ गया 0। इसी टाइप से आयरन की बात करोगे तो आयरन कौन सा +3, 3 इलेक्ट्रॉन हटाने तो 2 इलेक्ट्रॉन तो s से चलेगी और 1 इलेक्ट्रॉन किससे चला जाएगा d से, तो d के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह जाएगी 5 और इसके अंदर कितनी रह जाएगी 0। क्या पूछा था आपसे, अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण किसके समानुपाती होता है, मैंने आपको फॉर्मूला पहले बता दिया कि चुंबकीय आघूर्ण समानुपाती होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का अगर आप पता करोगे तो वेनेडियम के अंदर तो कितना आ जाएगा, d में 5 कक्षक होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे, तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, ये n की वैल्यू है। अगर क्रोमियम के लिए बात करोगे तो इसके लिए कितनी आ जाएगी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। क्रोमियम के लिए बात करोगे तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रोमियम +3 के लिए हो जाएगी आपके लिए 4 और आयरन +3 के लिए n की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें, आयरन +3 में, जिसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा सर्वाधिक होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला देखिए, लैंथेनाइड श्रेणी में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, ये वाला सवाल कई बार आपके आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है कि जो भी एफ ब्लॉक के तत्व और उनमें भी लैंथेनाइड श्रेणी की बात करें तो लैंथेनाइड श्रेणी की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3 होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर, +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है लैंथेनाइड श्रेणी की। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, लैंथेनाइड संकुचन किसमें वृद्धि के कारण होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था जब लैंथेनाइड संकुचन की बात आई थी। 2 प्रभाव होते हैं, एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसको आप जेड इफेक्टिव बोलते हो और दूसरा परिरक्षण प्रभाव जिसको आप क्या बोलते हो, शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हो। तो मैंने ये बोला था कि जब भी लैंथेनाइड संकुचन होगा उस वाली स्थिति में प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो प्रभावी हो जाता है किस पर, परिरक्षण प्रभाव पर। तो किसमें वृद्धि के कारण होगा, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लैंथेनाइड श्रेणी का एक सदस्य जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता, तो ये वाला सवाल भी कई बार पूछा गया है। लैंथेनाइड श्रेणी की कौन से तत्व है, तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और कौन से +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो आपको इसके लिए भी ट्रिक भी मेंशन कर रखी है और जिसको ट्रिक पता नहीं है तो वो वहां से जाकर वीडियो को जरूर एक बार सीन करे, डी और एफ ब्लॉक के तत्व से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, लैंथेनाइड श्रेणी का एक तत्व जो +4, तो कौन सा है वो, सीरियम होता है। सीरियम का परमाणु क्रमांक 58 होता है। यह +3 के साथ साथ कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है, +4 भी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखिए, किस आयन में समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में, युग्मित अवस्था का मतलब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी होगी 0 और जब n की वैल्यू 0 होगी तो वो कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। पहले ही सोल्व कर चुके हैं अपन, कॉपर +1 आंसर आएगा इसका, क्योंकि कॉपर +1 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 3d10 और 4s कितना होता है 0। d में 5 कक्षक और अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d कक्षक में, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, d में कितने कक्षक है 5, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। तो यहाँ पर सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, युग्मित अवस्था में रहेंगे, तो मतलब कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 कॉपर +1 इज द करेक्ट आंसर।
बाकी में अगर आप देखोगे तो कॉपर +2 में कितने एग्रीगेट इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी आपके लिए 1 आ जाएगी कॉपर +2 के लिए, निकाल कर देख लेना। अगर बात करते हो किसकी, निकल, निकल का परमाणु क्रमांक होता है 28 और 28 का मतलब कितना हो गया, +2 में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चले गए, मतलब 4s तो 0 हो गया, 3d कितना होता है 8, 5 इलेक्ट्रॉन तो पहले फिल कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन बाद में फिल कर दिया, तो मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर देख सकते हो। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस टाइप से होता है, 3d5 और 4s1 होता है, +2 है तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चला गया, एक इलेक्ट्रॉन कहां से चला गया, d से, तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी, किसमें, क्रोमियम में +2 में। तो यहां तक अपन ने जो डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व है इनमें से कौन कौन से इंपोर्टेंट MCQ बनते हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिए, साथ में उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, मतलब एक ही क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हो वो भी अपन ने सीख लिया। तो आपको वीडियो को वॉचिंग करने के लिए थैंक यू।